जो आर्ट से रिलेटेड है और उसी फील्ड से रिलेटेड आदमी सरकारी कुर्सी पे बिल्कुल बैठना चाहिए। हाल ही में बहुत ही वायरल हुआ सर का ये स्पीच, और हमें फक्र होता है कि औरंगाबाद की इतनी सजग आवाज वहां पर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके अल्फाज और आपके जज्बात यहां पर बयां करें। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। इतर जलील साहब से गुजारिश करता हूं कि वे अपने ख्याल मंच पर रखें। तालियां कम नहीं पड़ना चाहिए, जोरदार तालियां हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर मौजूद जनाब नसीम मिफ्ताही साहब, डॉक्टर ए खादरी साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, शकीब खुसरो साहब, नफ्सियाती सेहत आज जिस किताब का इजरा किया गया है उसके राइटर डॉक्टर सना खादरी खिलजी और डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब, मौलाना जुनैद फारूकी साहब, मुफ्ती नईम साहब, मौलाना अब्दुल खदीर मदनी साहब। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर खादरी साहब से माजरत इस बात के लिए चाहता हूँ कि सैटरडे और संडे किसी भी पॉलिटिकल शख्स के लिए बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है, और इसीलिए मैंने, आपने जब मुझसे ये कहा था कि ये इनाग्रेशन के लिए आना है, मैंने उसके लिए रजामंदी तो की थी, लेकिन ये भी दरख्वास्त किया था कि मैं ज़्यादा वक्त माजरत के साथ मैं दे नहीं पाऊँगा करके। मैं डॉक्टर खादरी साहब, उनकी फैमिली को कई सालों से जानता हूँ, शायद उस वक्त से जब मैंने और सैयद रिजवानुल्लाह साहब ने हमने अपने लोकमत का सफ़र शुरू किया था, आज से तकरीबन 30 साल पहले, और उस वक्त से डॉक्टर खादरी साहब के कामों से हम पूरी तरह से वाकिफ़ है। यकीनन ये किताब जो लिखी गई है और जिनके राइटर्स हैं उनको डॉक्टर खादरी साहब के जो एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि वो जो हॉस्पिटल चलाते हैं उसमें कैसे अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं और कैसा वो हैंडल करते हैं, तो यकीनन इस किताब में उन तमाम एक्सपीरियंसेस को देखते हुए ये किताब शायद की गई है। नफ्सियाती सेहत, यहाँ हम लोग जितने भी लोग मौजूद हैं इस हॉल के अंदर, हम लोग अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग आज जिंदा है, क्योंकि कोरोना के पीरियड में हम सब ने देखा है मौत को बहुत करीब से। ऐसे हालात के अंदर जब लोग अपनी जान दे रहे थे तो साइकोलॉजिकली उनके घर वालों के ऊपर, हर इंसान के ऊपर कैसा असर हो रहा था, ये शायद अगर आज सोचे तो यकीन नहीं होता है कि दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन एक वायरस जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उस वायरस की वजह से पूरी दुनिया बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं इसके जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पैगाम भी भेजा है कि तुम कितनी भी तरक्की कर लो, फाइनल बटन मेरे हाथ में ही है। मैं ही ये बता सकता हूं तुम्हारी तरक्की साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, स्पेस में कितनी भी कर लो, लेकिन मैं तुमको आखिर में ये दिखा सकता हूं कि एक वायरस जैसे कोई दुनिया देख नहीं सकती है, उसे पूरी दुनिया में बंद करवा सकता हूं। हमने आज, मैं जब भी उन 2 सालों के बारे में सोचता हूं तो ऐसे ऐसे वाकयात मेरे सामने भी आते हैं। मैंने एक नौजवान लड़के को महज इसलिए अपनी जान देते हुए देखा कि उसके वालिद, उसके वालिदा दोनों भी कोरोना से इंतकाल कर गए थे, और वो जब लड़के को हल्का सा बुखार आया तो उसने अपने जहन में ये ले लिया कि जैसा मेरे माँ बाप चले गए हैं, अब मेरा भी वक्त आ गया। मैं उस लड़के के बारे में इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वो डॉक्टर्स जो उसे अटेंड कर रहे थे
उन्होंने मुझसे खास दरखास्त की थी कि इम्तियाज भाई आप इस लड़के को समझाइए, ये अपनी जान बीमारी की वजह से नहीं देगा, अगर देगा तो सिर्फ उस खौफ की वजह से, उस डर की वजह से कि मैं जिंदा रहूंगा या नहीं। मैं उस लड़के से मिला था, हालांकि वो माइल्ड कोरोना पॉजिटिव था, और उसे मैं बहुत हिम्मत देने की कोशिश करता रहा कि कुछ नहीं होगा तुझे, देख मैं भी पॉजिटिव था, मैं भी बाहर निकला हूं उसमें, मैं हिम्मत देता रहा। लेकिन वो लड़के के जहन के अंदर एक ऐसी बात हो गई थी कि लेकिन कोरोना हुआ है तो मौत पक्की है, मरना पक्का है। और आखिरकार एक दिन खबर आई कि वो लड़के की जान चली गई। अब कहीं ना कहीं वो डॉक्टर्स भी मानते थे, और मैं भी जब उस लड़के से मिला था तो सिर्फ उसके अंदर एक हैबत थी, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था उसके अंदर कि मैं जिंदा रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। आज हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस को हम फेस कर रहे हैं कि जहां पर एक नौजवान तबका, जिसे हर रोज डॉक्टर खादरी साहब अपने हॉस्पिटल के अंदर, उनके बेटे अपने हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारा जो नौजवान तबका है वो क्या वजह है कि नशे की तरफ इतना तेजी से बढ़ रहा है करके, क्या उन्हें सुकून मिल रहा है उस नशे के अंदर, क्या वजह है कि कुछ साल पहले तक कभी हमने इस बीमारी को अपने शहर के अंदर सुना नहीं था, लेकिन आज एक बहुत बड़ा गढ़ भी हमारा शहर बन चुका है नशे के ताल्लुक से। कहां ऐसी गलती हो रही है हमारे बड़ों से, हमारे नौजवानों से? क्या वजह है कि आज हमारे अस्पतालों के अंदर ऐसे कितने सारे नौजवान, और मैं अगर गलत नहीं होगा डॉक्टर साहब इसका खुलासा कर सकेंगे कि सिर्फ नौजवान लड़कों के बारे में अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, बड़े अफसोस के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कई ऐसी बच्चियां भी है जो आज नशे का शिकार हो रही है। तो क्या वजह है कि हमारी नस्ल, नौजवान नस्ल जो है वो इस नशे के पीछे भाग रही है? नशे से उन्हें क्या मिल रहा है? मैं तो एक मुहिम यहां पर छेड़ा हुआ हूं। मैं पुलिस कमिश्नर से बार बार ये बात कहता हूं कि अगर हमने पिछले 2-3 साल के अंदर हमारे शहर के अंदर जितने क्राइम के बड़े वाकयात हुए हैं, जितने मर्डर्स हुए हैं, अगर हम उसको एनालाइज करेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, या तो मारने वाला नशे में था, या मरने वाला नशे में था, या दोनों नशे के अंदर थे। आप सोचिए हिलाल कॉलोनी के उस केस के बारे में जहां पर वो एक नशेखोर इंसान ने जब एक लड़के का मर्डर किया, तो उस मर्डर करने के बाद उसने उसके जिस्म के पीछे के हिस्से को जिस तरह से गोश्त काटते हैं वैसे गोश्त के टुकड़े उसने काटा, कुछ कागज कुछ पत्ते जमा किया, लकड़ी के अंदर उस गोश्त को डाला, और जैसा कबाब को भूनते हैं वैसा कबाब को भूना। मैंने बेगमपुरे के पीआई ने मुझसे यह बात कही और उसने कहा कि मेरी तकरीबन 28 साल की सर्विस है, मैंने इतना भयानक केस मेरे 28 साल के करियर के अंदर देखा नहीं। चिकनखाने के अंदर जब मर्डर हुआ, 2 मोटरसाइकिल के ऊपर जाने वाले नशेखोर आपस में लड़ लेते हैं, गाड़ी रोकता है, एक छुरा निकालता है और दूसरे के अंदर छुरा ठोक देता है, तो सिर्फ मर्डर नहीं करता है, मर्डर करने के बाद उसकी आंखें निकालता है, और आंखें निकाल के गोटी जिस तरह से खेलते हैं हम, गोटियां जिस तरह से खेलते हैं वैसा वो खेल खेलता है। ये वाकयात मैंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मैंने ये बयान किए कि अगर इसके ऊपर अगर हम रोक नहीं लगा सके तो आज नशा करने के बाद वो किस हालात के अंदर है, किसका मर्डर कर रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जेलर ने कई मर्तबा कहा कि साहब ऐसे कई सारे लड़के जब जेल में आते हैं वो हमको ये बताते हैं कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं चला था मैं क्या कर रहा हूं। उसे इस बात का इल्म ही नहीं कि मैंने किसी का मर्डर किया और मर्डर करने के बाद ऐसे
उसके साथ ऐसे भयानक तरीके से उसके साथ मैंने खेल खेला। तो आज ये हम सब की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं हम किस बात का शिकार हो रहे हैं, हमें बैठना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। यकीनन ये किताब मेरे काम की भी है, मैं भी इसे पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि इसके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो हम एक पैगाम दे सकते हैं नौजवानों को। यकीनन आज हम जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे वालिदैन यहां पर है। आज हर घर में हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन है। अगर हम स्मार्टफोन नहीं दे तो बच्चा नाराज, और अगर हम स्मार्टफोन दे देते हैं तो उसके हाथ में हम सारी दुनिया उस छोटे से मोबाइल के अंदर दे रहे हैं। और फिर उसमें वो क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है, ये किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा है। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का बच्चा हो, 14 साल का हो, कहीं ना कहीं इन बातों को बहुत संजीदगी से सोचने की जरूरत है। आज कई ऐसे वाकयात मैं अपने ऑफिस के अंदर, कई ऐसे केसेस मैं अपने ऑफिस के अंदर हैंडल करता हूं, जहां पर हमारे माशरे की, हमारी घरों की बच्चियां, अच्छे अच्छे घरों की बच्चियां कैसा बैरखौम के लड़कों के साथ भाग रही है। हर हफ्ते में कम से कम 2-2, 3-3 केसेस ऐसे आते हैं। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? कहीं ना कहीं हमें इन बातों के ऊपर गौर करने की जरूरत है। और यकीनन इसके लिए सबसे अच्छा जरिया अगर कोई है तो मैं समझता हूं मौलाना नसीम मिफ्ताही साहब जब जुमे का खुतबा देते हैं तो उस खुतबे के साथ इन बातों के ऊपर हमें चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, कि आज हकीकत में क्या हो रहा है। वो हकीकत हमको बताने की, हमको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे ताल्लुक से ये कहा गया है कि मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। कोई ना कोई तो चाहिए पार्लियामेंट के अंदर सच्चाई बोलने वाला, कोई ना कोई तो चाहिए पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के सच बयानी करने वाला। और मुझे खुशी और फख्र इस बात का है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआएं थी, ये आप लोगों की मेहनत थी कि जिसकी वजह से आज मैं पार्लियामेंट के अंदर देखता हूं 2 टर्म का एमपी है, 3 टर्म का एमपी है। अगर किसी से पूछ ले कि ये कौन है, किस स्टेट से आता है, किस पार्टी से आता है, कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन 550 एमपी से पूछ ले कि ये बंदा कौन है तो कहेंगे कि औरंगाबाद से आने वाला एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद से। आज कहीं ना कहीं सच को छुपाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है, सच को कुचला जा रहा है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सच भी कहे। मुझे डॉक्टर साहब ने ये किताब भेजी थी, लेकिन डॉक्टर साहब मैं इसका एतराफ़ करता हूं कि मैं अभी तक इसे पढ़ नहीं सका हूं। लेकिन इंशाल्लाह जब भी ऐसी किताबें मिलती है, दिल्ली का सफ़र 2 घंटे का होता है, तो मैं ये किताबें फ्लाइट में लेके जाता हूँ और जितना हो सकता है, क्योंकि वही एक वक्त मिलता है कि यहाँ पर हम अपने नॉलेज के अंदर इजाफा कर पाते हैं। वरना यहाँ पे तो हमें नानफलियों की दावत और ये उद्घाटनों के अंदर ही बिजी रखा जाता है। मैं ख़ासतौर से डॉक्टर सना कादरी खिलजी और डॉक्टर फैसल अहमद खिलजी साहब दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और डॉक्टर साहब कादरी साहब से ये इल्तिजा करना चाहूँगा कि आप हमारे नौजवानों के बीच में आइए, जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सके, जितने ज़्यादा आप केसेस को हाईलाइट कर सकते हैं वो करिएगा। क्योंकि ये जहर जो है, ये अगर आप समझ रहे होंगे कि आपके घर से बहुत दूर है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे घरों के लोगों को मैंने मिला हूँ, देखा हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गफलत में रहे और पता चला कि ये जहर हमारे घर तक भी पहुँच गया है, तब बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए अभी से जितनी हो सकते हैं उतनी एहतियात बरतिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बताऊँ बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस हौसले से आपने यहाँ पे बातें कही हैं बहुत ही उम्दा। और कुछ सोशल इश्यूज हैं जिस पे आपने बहुत ही बारीकी से कटाक्ष किया है। और एक बात बहुत ज़रूरी थी कि आज ही हम लोग अपने घर के इर्द गिर्द देख ले कहीं ये जहर हमारे घर तक ना आ जाए। ये बात हम सभी को जाननी चाहिए। हमारे बीच में एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, हम सभी लोग उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस चीज़ ने हमारे रिश्ते, हमारे दोस्त, हमारे घर के आसपास के सभी लोग हमसे दूर किए हैं। जिसे एक छोटा शैतान मैं कहूँगा, उस चीज़ को कम से कम इस्तेमाल कीजिए। और आपके घर में बच्चे हैं या फिर युवा हैं, नौजवान हैं, तो उनके फ़ोन पे भी थोड़े से ध्यान रखिएगा। ये ज़रूरी है समय के, जैसे सर ने आज कुछ इंसिडेंट्स दिखाए, मर्डर केसेस के बारे में बात की, इसकी पीछे भी यानी कि आज की जो किताब है हम और हमारी नफ्सियाती सेहत, साइकोलॉजिकल डिसीज जिसे कहते हैं, मर्डर करने के पीछे भी साइकोलॉजी होती है। नशा उसको सपोर्ट करता है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होता है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हमें बिल्कुल ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए। और इस प्यारे से मंच पर अब हम और हमारी नफ्सियाती सेहत के राइटर डॉक्टर सना खिलजी जी अपने जज्बात बयां करेंगे। उन्हें इंट्रो करने के लिए मैं गुजारिश करता हूं मोहम्मद खिलजी जी की कि वे उनका इंट्रो करें। डॉक्टर सना कादरी खिलजी बचपन से ही बहुत ज़हीन और मेहनती है। इन्होंने चौथी क्लास में पूरे मराठवाड़ा में 10वां मकाम हासिल किया और 10वीं क्लास में पूरे मराठवाड़ा में 13वां मकाम हासिल किया। 2002 के महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी एडमिशन में एग्जामिनेशन में आला पोजीशन हासिल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी औरंगाबाद में एडमिशन लिया और 2009 में डिप्लोमेट नेशनल बोर्ड डीएनबी न्यू दिल्ली में एडमिशन लिया और 2012 में पहले अटेम्प्ट में डीएनबी साइकियाट्री में आला नंबरात के साथ पास हुए। इस कोर्स की ट्रेनिंग उन्होंने मेंटल हेल्थ सेंटर औरंगाबाद से की। इसके बाद सीशेल्स यूनिवर्सिटी से एमडी साइकियाट्री किया। 2012 से अब तक वो हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बैंगलोर से पेरिनेटल मेंटल हेल्थ या औरतों की नफ्सियाती सेहत का 3 महीनों का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया और निम्हांस बैंगलोर का 6 महीनों का एडिक्शन मैनेजमेंट यानी नशा मुक्ति का सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया। फिर इंडियन एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ IACAM से 1 साल का चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री यानी बच्चों और नौउम्रों की नफ्सियाती सेहत पर सर्टिफिकेट कोर्स मुकम्मल किया। इन्होंने 3 किताबें लिखी है जो कि काफ़ी मकबूल हुई हैं, जिनमें पहली वुमेन साइकियाट्री वर्ल्ड है और दूसरी किताब नो योर चाइल्ड है। तीसरी किताब जिसका इजरा है हम और हमारी नफ्सियाती सेहत। सना मैम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तालियां इसके लिए भी जोरदार हो, क्योंकि एक माँ का इंट्रो एक बच्चा कर रहा है। जोरदार तालियां हो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अल्फाज बयां करने के लिए मैं शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। उर्दू में मैं इतनी माहिरियत नहीं रखती हूँ। ये जो किताब लिखी है, मैंने पहली 2 किताब इंग्लिश में लिखी, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू स्पीकिंग था, तो फिर मेरे को ये हुआ कि उर्दू में बुक लिखनी चाहिए। तो मैंने अक्सर किताब जो है स्क्रिप्ट हिंदी में लिखी है और मुझे कई सारे लोगों ने उसमें मदद की है। सबसे ज़्यादा मौलाना मदनी साहब की मदद है, जिन्होंने हमको उर्दू में स्क्रिप्ट करने में मदद की है। डॉक्टर आयशा की मदद है, इम्तियाज़ भाई की मदद है। ये सब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको किताब कंप्लीट करने में मुझे और डॉक्टर फैसल को मदद की है। इन सब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी। और जो डिग्निटरीज़ है स्टेज पे, इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी साहब, मौलाना नसीम साहब, शोर खुसरो साहब, शारिक नक्शबंदी साहब, मौलाना मदनी साहब, मौलाना जुनैद साहब, मुफ्ती नईम साहब, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर मेराज। मैं आज जो है आप लोगों को नफ्सियाती बीमारी क्या होती है ये शॉर्ट में बताऊंगी। ये बीमारी जो है, जो इम्तियाज़ साहब ने हमको बताए हैं कि
जो केसेस बताए उन्होंने, जो ग्राउंड रियलिटी बताई कि इस तरह से मर्डर किया, इतना खतरनाक मर्डर किया और फिर बाद में उसकी बॉडी को भून के खा लिया या फिर उसकी आंखें भून के खा ली। ये नफ्सियाती मरीज ही हैं जिनका इलाज नहीं हुआ है। ये मैं आपको 100%, 200% बोल सकती हूँ। ये मरीज थे, इनका इलाज नहीं हुआ, इनको सोसाइटी में ऐसे ही घूम रहे थे। नशे की हालत में किया होगा एक, लेकिन नशे के पीछे, नशा भी एक नफ्सियाती बीमारी है। इनका इलाज नहीं हो पाया, इस वजह से ये लेवल पे गए। ये बीमारियां होती क्यों हैं? आपके दिमाग में कुछ कीमियाई मादे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये केमिकल्स जिनको कहते हैं हम, उनकी तब्दीली हो जाती है। वो तब्दीली होने की वजह से एक, दूसरा जो है हम सोशल, किसी के लाइफ में जो स्ट्रेसर्स आते हैं, तीसरा आपका सोचने का ढंग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके कोई बीमारी जन्म लेती है। सिर्फ जैसा हम डायबिटीज़ बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, उसमें आपके खाने की आदतें होती है, वैसा ही दिमागी बीमारी जो होती है, इसके अंदर हमको तीनों चीज़ें मिलके बीमारी जन्म लेती है। फिर आपको अलामत आते हैं, घबराहट, बेचैनी, उदासी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद की तकलीफ, सर दर्द, जिस्म में अलग अलग जगहों पे दर्द होना, इस किस्म के अलामत पेश आते हैं। अब इसका इलाज कैसे करते हैं? और हम अगर इलाज नहीं करते तो खुदकुशी करेंगे या फिर मर्डर करेंगे, या नहीं तो घर में ही चिड़चिड़ापन कर लेंगे, झगड़े कर लेंगे, डिवोर्स हो जाएगा, या फिर एक दूसरे के साथ मारपीट होगी, डोमेस्टिक वायलेंस होगा, इस शक्ल में ये बाहर आएगा। लेकिन जड़ जो है दिमागी तौर पे है, उनका जो केमिकल इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना पड़ता है। अब वो दुरुस्त किस तरह से करते हैं? एक दवाओं के जरिए, ये जो केमिकल, एक केमिकल घट गया है, एक केमिकल बढ़ गया है, उसको दुरुस्त हम दवा के जरिए करते हैं। एक इलाज की तरतीब। दूसरी इलाज की तरतीब ये होती है कि हम काउंसलिंग करते हैं, साइकोथेरेपी, जिसको हम आम जबान में काउंसलिंग करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो इंजेक्शंस देते हैं। अब दवाओं में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी आपको, वो हमारी देने की चीज़ होती है। मैं एक जो सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं उनके ऊपर एक नज़म लिखी है मैंने, मेरी उर्दू जितनी भी जैसे भी है, मैंने एक नज़म लिखी थी। उस नज़म का नाम है बीवी। मुझे आपके प्यार मोहब्बत